हे गाइस, हाउ आर यू? व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद तो करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ने वाले लेसन नंबर 12 उत्तरी भारत का मैदान। उत्तरी भारत का मैदान जो पढ़ने वाले, इसका हम आज पश्चिमी विस्तार भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हम आज उत्तरी भारत का मैदान, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो इसे अच्छे से आप तैयार कीजिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा मेरे साथ साथ। तो इसमें अब हम पहला पॉइंट डालेंगे। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये उत्तरी भारत का मैदान शुरू कहाँ से होता है। इस डायग्राम के साथ चलेंगे हम। पुराना डायग्राम है लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ ऊपर का, भारत का ऊपर का हिस्सा ही देखना है। तो ये जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये जो तीन है लाइन जो दिख रही है आपको चाप के रूप में, ये जो है हमारे भारत में हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ। कौन कौन सी ये पर्वत श्रेणियाँ? ये पहली तो हो गई, पहला जो चाप दिख रहा है ये हो गया वृहद हिमालय या महान हिमालय। उसके बाद में दिख रही होगा आपको लघु हिमालय या मध्य हिमालय, जो बीच में है वो रेड कलर से मैंने खींची है। और इसके बाद में है ये शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी भारत में हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। और इसके बाद में हमारा मैदान शुरू हो जाता है। कौन सा मैदान शुरू हो जाता है? उत्तर भारत का मैदान। तो उत्तर भारत का मैदान शिवालिक के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। और दक्षिण में ही हम इसे डिफरेंट टाइप में पढ़ने वाले हैं। किसको? उत्तर भारत के मैदान के भी 4 प्रकार होते हैं, उसे भी हम पढ़ने वाले हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर हम शुरू करेंगे उसे भी। तो उत्तर भारत का मैदान कहाँ से शुरू होता है? शिवालिक श्रेणी के दक्षिण से और प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बीच में आता है। ये हो गया हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार, प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार और शिवालिक श्रेणी के बीच में जो हिस्सा स्थित है भारत का, उसे कहते हैं उत्तरी भारत का मैदान। इसे मैदान क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मैदानी भाग है और इसका निर्माण जो है हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मृदा के जमाव से हुआ है। जो नदियाँ बह रही थी तो उन्होंने क्या किया, अपने साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी को लाकर इस मैदान में जमा करना शुरू कर दिया। क्योंकि पहाड़ों पर तो वो जमा नहीं कर सकती थी, क्योंकि पहाड़ों का जो ढाल रहता है वो बहुत तीव्र रहता है। तो ज़्यादा ढाल होने के कारण नदियों के पानी की जो गति रहती है वो अधिक होती है। तो गति अधिक होने के कारण उनकी परिवहन शक्ति अधिक होती है। गिलबर्ट का एक छठी शक्ति का नियम आता है इसमें कि नदी का परिवहन वेग जितना अधिक होगा उतनी उसकी परिवहन शक्ति होगी। परिवहन शक्ति समानांतर होती है, समानुपाती होती है, उसकी नदी की गति का समानुपाती होती है। तो ठीक है, नदी की गति जितनी अधिक होगी तो उसकी परिवहन शक्ति उतनी अधिक होगी। तो इसी कारण से पहाड़ों पर जो है नदी का वेग अधिक होता है, तो वहाँ पर वो कोई भी जमाव नहीं करती है किसी भी प्रकार के अवसाद का। जैसे ही वह निकलकर पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर एक समतल या मैदानी भाग में आती है तो अपने साथ मिट्टी जो बहाकर लाती है, मिट्टी कंकड़ पत्थर, उसे जमा करना आरंभ कर देती है। इसे जमा करने आरंभ करने के कारण ही कालांतर में धीरे धीरे यहाँ पर एक मैदान बन गया जिसे कहते हैं उत्तरी भारत का मैदान। और ये जो उत्तरी भारत का मैदान है ये पाकिस्तान में भी सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी के यहाँ से हमारे बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा यहाँ तक विस्तृत है। भारत में इसे उत्तरी भारत का मैदान कहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में सिंधु नदी का मैदान और यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र कहते हैं, कहाँ पर? बांग्लादेश में, ठीक है। तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर रहे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी मैदान भाग है और बांग्लादेश में भी मैदानी भाग है। कहाँ पर? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा क्षेत्र। वैसे तो बांग्लादेश पूरा ही मैदानी भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हेडिंग डालेंगे उत्तरी भारत का मैदान, आगे पॉइंट डालकर लिखेंगे कि इसकी स्थिति का किसके बीच में? हिमालय व प्रायद्वीपीय पठारी भाग के बीच में स्थित है। हिमालय का भी कौन सी श्रेणी? शिवालिक श्रेणी के बीच में, ठीक है। जैसा भी समझा है मैंने। पंजाब भारत में इसका विस्तार कहाँ से है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का कौन सा उत्तरी भाग आता है? ऊपर का भाग जो पंजाब और हरियाणा से लगा हुआ है, राजस्थान का वह हिस्सा। और कहाँ तक विस्तृत है? यह उड़ीसा तक, उत्तर भारत के समस्त राज्यों में सम्मिलित है। उड़ीसा तक विस्तृत है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का उत्तरी भाग। आगे पढ़ेंगे हम। जैसा मैंने अभी समझाया, पाकिस्तान में भी इसका विस्तार है। पाकिस्तान में सिंधु का मैदान और बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र तक विस्तृत है। और इसका जो निर्माण हुआ है नदियों द्वारा बहाकर लाई गई कांप मिट्टी से निर्मित हुआ है। कौन सा? उत्तर भारत का मैदान। कांप मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं इसे। कांप मिट्टी को जो नदी बहाकर लाती है उसे जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं या कांप मिट्टी, याद रखेंगे। कांप मिट्टी से निर्मित हुआ है और यह विश्व का अधिक उपजाऊ
वह घनी जनसंख्या वाला मैदान है। सबसे अधिक घनी जनसंख्या और अधिक उपजाऊ जो क्षेत्र है विश्व में वह यही है, उत्तरी भारत का मैदान। तो इसके अंतर्गत यूपी भी आ जाता है, झारखंड भी आ जाता है, पश्चिम बंगाल आ जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो है अधिक फसल का उत्पादन किया जाता है। यूपी हो गया हमारा, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। तो आगे बढ़ेंगे हमने उत्तरी भारत का मैदान तो लगभग पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे पश्चिमी मैदान। इसी के अंतर्गत आता है हमारा पश्चिमी मैदान, जिसके अंतर्गत हम पाकिस्तान का सिंधु का मैदान पढ़ेंगे और भारत में पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, ये तीनों को सम्मिलित रूप से कहते हैं पश्चिमी मैदान। उत्तरी भारत का जो पश्चिमी विस्तार है उसे कहेंगे हम पश्चिमी मैदान। तो पश्चिमी मैदान के अंतर्गत हम पहले लिखेंगे सिंधु का मैदान, हेडिंग डालेंगे। आगे अब लिखते हैं सिंधु का मैदान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक है। ये समझाने वाली कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर सिंध प्रांत में क्या है, मिट्टी के उभरे हुए टीले पाए जाते हैं। जब नदियाँ बहकर जाती है और बाढ़ के रूप में कहीं फैलती है तो वहाँ पर मिट्टी के टीले बना देती है। अधिक रूप में जब मिट्टी का जमा हो जाता है तो ऐसे टीले बन जाते हैं मिट्टी के। कौन सी मिट्टी से? कांप मिट्टी से। पाकिस्तान में कौन सी नदियाँ बहती है? सिंधु का मैदान है, तो इसका मतलब सिंधु नदी द्वारा ही हुआ होगा। सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? सिंधु की सहायक नदियाँ 6 नदियाँ हैं। कौन कौन सी? 5 नदियाँ हैं, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम। लेकिन पाकिस्तान में जो है 3 नदियाँ मुख्य रूप से बहती हैं, उसका कुछ भाग भारत में बह, सिंधु, चिनाब और झेलम नदी, ये 3 जो नदियाँ हैं मुख्य रूप से पाकिस्तान में बहती है। तो सिंधु, चिनाब और झेलम द्वारा जो मैदान बनाया गया है उसे सिंधु का मैदान कहते हैं। तो मिट्टी के उभरे हुए टीले जो होते हैं, मैंने बताया ऐसे टीले होते हैं, इनको क्या कहते हैं? तल्ली कहते हैं, मिट्टी के उभरे हुए टीले। और ये जब टीले धीरे धीरे वायु द्वारा अपघर्षित हो जाते हैं, वायु का वेग जब उड़ाकर इसकी मिट्टी को ऊपर की मिट्टी को उड़ाकर ले जाता है तो धीरे धीरे यहाँ पर गड्ढा बनने लग जाता है। कैसा गड्ढा बन जाता है? ये ऐसे गड्ढे बनने लग जाते हैं, ऊपर की जो मिट्टी उड़ जाती है। तो इन गड्ढों में जब पानी भर जाता है वर्षा के दिनों में तो ऐसे एक झील बन जाती है। तो इन झीलों को क्या बोलते हैं? ढांड। याद रखेंगे, ढांड। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे पंजाब हरियाणा का मैदान। किसके अंतर्गत आता है? ये भारत में, और कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पंजाब में भी आता है इसका। तो पंजाब हरियाणा का मैदान पंजाब के और हरियाणा में विस्तृत है। और नदियों द्वारा जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, नदियों के किनारे जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होते हैं, कहाँ पर? पंजाब और हरियाणा के मैदान में, तो उसे क्या बोलते हैं? बेट, BET, बेट, ठीक है। तो इस मैदान को पंजाब के उत्तरी पश्चिम भाग में क्या बोलते हैं? बारी दोआब क्षेत्र। ये हो गया हमारा पंजाब, ठीक है। मान लीजिए ये हमारी डायरेक्शन तो नीचे दी हुई है। तो पंजाब के उत्तर पश्चिम भाग कौन सा हो जाएगा? अगर हम इस डायरेक्शन को बीचों बीच रख देता हूँ मैं, यहाँ पर ऊपर कर देता हूँ मैं, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। ये बनाना नहीं है, लेकिन आपको दिमाग में फिट करना है कि अगर बीचों बीच रख दिया मैंने तो उत्तर पश्चिम भाग कौन सा हो जाएगा? उत्तरी भाग तो ये, अगर मैं ऐसा टेढ़ा चलना शुरू करता हूँ इस तरफ, तो ये कौन सा भाग हो जाएगा? इसकी डायरेक्शन क्या लिखेंगे हम? उत्तर और पश्चिम के बीच में चल रहा हूँ मैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम? उत्तर पश्चिम। उत्तर और पश्चिम के बीच में चल रहा हूँ तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? उत्तर पश्चिम, ठीक है, ये टेढ़ी। तो पंजाब का जो उत्तर पश्चिम वाला भाग, मतलब ये वाला जो भाग है भारत में, उत्तर पश्चिम भाग कौन सा हो जाएगा? इस डायग्राम में ही समझा देता हूँ। यहाँ पर है पंजाब उत्तर पश्चिम भाग, ये वाला हो जाएगा। ये वाला जो भाग है इसे बोलते हैं बारी दोआब क्षेत्र। बारी दोआब क्षेत्र याद रखेंगे। और इसके बाद में पंजाब का पूर्व वाला भाग, ये वाला भाग जो हरियाणा से लगा हुआ है, उसे क्या बोलेंगे? बिष्ट दोआब क्षेत्र, ठीक है। बिष्ट दोआब क्षेत्र और बारी दोआब क्षेत्र, अब दोनों को सम्मिलित करके सिंधु का मैदान और पंजाब हरियाणा का मैदान, इन दोनों को अगर हम मिला लें तो यहाँ पर बहने वाली कुल नदियाँ हो जाएगी 6 नदियाँ सिंधु को मिलाकर। और अगर हम सिंधु को नहीं मिलाते हैं तो 5 नदियाँ हो जाएगी। तो इन 6 नदियों के बीच में जो क्षेत्र होता है, कौन कौन सी नदियाँ हो जाएगी? सिंधु, सतलज से गिनते, भारत से चलते, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम और सिंधु, ये 6 नदियाँ। इन 6 नदियों के जो बीच क्षेत्र स्थित है उसे हम 5 क्षेत्रों को बोलते हैं पंचदोआब क्षेत्र। इन 6 नदियों के बीच में जो 5 क्षेत्र स्थित हैं उन्हें बोलते हैं पंचदोआब क्षेत्र, ठीक है। कौन कौन सी नदियाँ? सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम और सिंधु। तो मान लीजिए ये जो मेरे उंगलियाँ दिख रही है, ये 5 नदियाँ हैं।
5 नदियाँ हैं। सतलज, ये हो गई सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, पांचों नदियाँ आगे जाकर आपस में मिल रही है। जैसे कि पाकिस्तान में सिंधु नदी में सारी नदियाँ मिल रही है। तो ये 5 नदियाँ हो गई। इनके बीच में कौन कौन से क्षेत्र स्थित है? एक यहाँ से गिनता, पहला क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र, ये चौथा क्षेत्र। यानी कि 5 नदियों के बीच में 4 क्षेत्र बन रहे हैं। तो 6 नदियाँ, एक सिंधु नदी भी आ रही है वहाँ पर, मान लो सिंधु नदी है, ये छठी नदी हो गई सिंधु। सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम और सिंधु। तो 6 नदियों के बीच में कितने क्षेत्र बन रहे हैं? 1 2 3 4 5, 5 क्षेत्र बन गए। इसीलिए क्या बोलते हैं इसे? पंचदोआब क्षेत्र बनता है। इन 6 नदियों के बीच में पंचदोआब क्षेत्र बनता है, जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना है, पंचदोआब क्षेत्र। तो उनको नाम कैसे दिए गए हैं ये मैं आगे बता रहा हूँ आपको इस डायग्राम में। पंचदोआब क्षेत्र ये रहा आपका। तो सेम ऐसा ही डायग्राम बना लेंगे। सबसे बड़ी नदी जो है सिंधु नदी, यह अंत तक बह रही है और जाकर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदी। तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं या फिर ऊपर से ही स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमने डायरेक्शन देख ली है। उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने पर ये क्षेत्र आते हैं, ठीक है। आप ऐसे ही नोट करेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। सबसे पहला आएगा उत्तरी में सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में ये नदियाँ हैं, ठीक ऐसे ही बह रही है जैसा मैंने बताया है, आपस में मिल रही है ये। ऐसा सेम ऐसा ही डायग्राम बनाएंगे आप। तो सिंधु नदी और झेलम नदी के जो बीच में जो क्षेत्र स्थित है उसे बोलते हैं सिंध सागर क्षेत्र, सिंध सागर दोआब, ठीक है। झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच में जो क्षेत्र स्थित है उसे बोलेंगे चाच दोआब क्षेत्र, चाच दोआब क्षेत्र। चिनाब और रावी के बीच में जो है रेचना दोआब क्षेत्र, रेचना दोआब क्षेत्र, ठीक है। ये जो 2 क्षेत्र हैं ऊपर के, इनका अधिकतर हिस्सा पाकिस्तान में है। रेचना दोआब क्षेत्र का भी कुछ हिस्सा यहाँ से पाकिस्तान में आता है। और इसके बाद में रावी नदी और व्यास नदी आती है। इन दोनों के बीच में आता है बारी दोआब क्षेत्र, जो मैंने अभी पढ़ाया आपको। बारी दोआब क्षेत्र ये आता है पंजाब में, कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पंजाब में भी आता है बारी दोआब क्षेत्र, ठीक है। बारी दोआब क्षेत्र पंजाब के उत्तर पश्चिम में है। किन किन नदियों के बीच में है? रावी और व्यास नदी के बीच में। इंपॉर्टेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बारी दोआब क्षेत्र कौन कौन सी नदियों के बीच में स्थित है। तो आंसर आएगा रावी और व्यास नदी, ठीक है। उसके बाद में व्यास नदी और सतलज नदी, सतलज नदी में आकर व्यास नदी मिल जाती है। मैंने गलत बना दिया है कि सतलज नदी को व्यास में मिला दिया, आपने ऐसा नहीं बनाना। इसे नाम दे देना, यहाँ पर मिला देना सतलज में, सतलज आगे बढ़ा देना और ऐसे ही मिला देना। तो सतलज और व्यास नदी के बीच में जो क्षेत्र स्थित है उसे बोलते हैं बिस्ट दोआब क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? बिस्ट दोआब क्षेत्र, या मैदानी भाग जो है उसे बोलेंगे बिस्ट दोआब क्षेत्र। ये रहा पंजाब के पूर्वी भाग में आता है, ठीक है। तो पंचदोआब क्षेत्र ये हमने पढ़ लिया। 6 नदियों के बीच में जो 5 क्षेत्र बनते हैं मैदानी भाग, उन्हें बोलते हैं पंचदोआब क्षेत्र। ये जो 5 नदियाँ सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये जो नदियाँ हैं पंजाब प्रांत में बहती है। पुराना पंजाब जो पाकिस्तान में भी आता है और भारत में भी आता था, वो वाला पंजाब। कुछ हिस्सा जो है पंजाब का पाकिस्तान में भी चला गया, वहाँ पर भी पंजाब प्रांत है। तो 5 नदियों के बहने के कारण ही पंजाब को क्या बोला जाता था? पंचनद प्रदेश, 5 नदियों का प्रदेश, ठीक है। ये भी याद रखेंगे कि 5 नदियों का प्रदेश किसे कहते हैं, तो आंसर आएगा पंजाब। तो फ्रेंड्स अब आगे पढ़ेंगे हम राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान, इसके दक्षिणी पश्चिमी भाग जो है मरुस्थल है, ठीक है। हमें पता है राजस्थान में मरुस्थल है। तो इस मैदान का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग होगा, दक्षिणी पश्चिमी भाग कौन सा होगा अब आप समझ ही गए होंगे। फिर से डायरेक्शन बना देता हूँ मैं। ऊपर हो गया उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिमी भाग ये वाला हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान का जो दक्षिणी पश्चिम भाग है, राजस्थान का ऐसा नक्शा रखेंगे, उसके बीचों बीच रखेंगे हम ये डायरेक्शन वाला अपना फार्मूला यहाँ पर बनाएंगे। और इसका कौन सा दक्षिणी पश्चिम भाग हो जाएगा? ये वाला, ठीक है। करके देखिएगा, मुझे बताइएगा। तो उसका जो दक्षिणी पश्चिम भाग है वह मरुस्थल है राजस्थान के मैदान का। और स्थानीय भाषा में से क्या बोलते हैं? धारिया, धारिया। और इसी मैदान में जो है जैसलमेर में नमक युक्त प्लाया झील पाई जाती है, जिसे बोलते हैं सार। स्थानीय भाषा में बोलते हैं सार। नमक युक्त झीलें पाई जाती है राजस्थान में। तो प्लाया झील क्या होती है? क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। प्लाया झील अभी समझा देते हैं, प्लाया झील क्या होती है। रेगिस्तान में हमें पता है कि रेगिस्तान में हवाएं बहुत चलती है, ठीक है। हवाएं बहुत तेज़ी से चलती है। तो हवाओं के तेज़ी से चलने के कारण क्या होता है कि जो ग्राउंड होता है, स्थल होता है, स्थल खंड की जो मिट्टी होती है, तेज वेग के कारण मिट्टी उखड़ने लगती है। उखड़ते हुए इतनी उखड़ जाती है कि वहाँ गड्ढे बनने लग जाते हैं।
कुछ, ठीक है, जगह जगह गड्ढे बनने लग जाते हैं। पवन जो है मिट्टी उखाड़ कर ले जाती है। तो इन गड्ढों में क्या होता है, वर्षा का जो पानी एकत्र हो जाता है। ठीक है, पानी जब एकत्र हो जाता है तो ये झील का रूप ले लेती है। तो इन्हीं झीलों को क्या बोलते हैं हम, प्लाया झील। ठीक है, क्या लिखेंगे, रेगिस्तान में पवन के अपघर्षण से बने गर्तों में वर्षा का जल संचित होने से जो झील बनती है उसे बोलते हैं प्लाया झील, है ना, इम्पोर्ट। ठीक है, ये आ गया हम समझ में। तो जब धीरे धीरे वर्षा काल के बाद में जब गर्मी आने लगती है, ग्रीष्म ऋतु आती है, तो ये जो जल होता है ये वाष्प द्वारा उड़ जाता है। सूरज के प्रभाव से, गर्मी से वाष्प द्वारा उड़ जाता है। तो वाष्प से उड़ जाने के कारण इनके जो तल में है वह नमक जो है, नमक की जो परतें हैं वह रह जाती है, नमक की जो है परतें रह जाती। तो इससे इस प्रकार से नमक का निर्माण होता है। कहाँ पर, प्लाया झील में। ठीक है, नमक व लवण रह जाते हैं, तो इसीलिए इसे नमक युक्त या लवण युक्त झीलें भी कहते हैं, किनको, प्लाया झीलों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा क्षेत्र के आधार पर हमने उसे डिवाइड कर दिया था कि पश्चिमी मैदान को अलग कर दिया, पूर्वी उत्तरी मैदान, भारत के उत्तरी मैदान को अलग नाम दे दिया। लेकिन ऊंचाई के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा जाता है। ऊंचाई के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से प्रदेश हैं, पहला तो है भाबर प्रदेश, दिख रहा है भाबर, दूसरा है तराई प्रदेश, दूसरा है तराई प्रदेश, तीसरा है बांगर प्रदेश और चौथा है खादर प्रदेश। आपने ये बांगर और खादर नाम पढ़ा होगा, लेकिन ये शायद नहीं पढ़े होंगे दो नाम। तो ठीक है, बहुत ही ईजी है। तो आगे चलते हैं, इसे हम समझते हैं। पहला पढ़ते हैं बांगर प्रदेश, भाबर प्रदेश, सॉरी। तो जैसा कि मैंने बताया कि उत्तर भारत का मैदान जो है कहाँ से आरंभ होता है भारत में, हिमालय के बाद में, हिमालय के दक्षिण में। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यहाँ से इधर दक्षिण आएगा, ये उत्तर आएगा। ठीक है, हम इसे साइड व्यू से देख रहे हैं, ऊपर से नहीं देखेंगे। ऊपर टॉप व्यू से देखेंगे तो डायरेक्शन सही आएगी, टॉप व्यू से देखेंगे तो क्या, कौन सा नक्शा बनेगा हमारा, ये वाला नक्शा, टॉप व्यू। टॉप व्यू देखेंगे तो दक्षिण ये रहा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा उत्तरी भारत का मैदान। लेकिन हम इसे साइड से देख रहे हैं, साइड से मतलब इधर से देख रहे हैं। ठीक है, इधर से देख रहे हैं, साइड से। तो साइड से देखने पर हमारा जो उत्तरी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, साइड से देख रहे हैं तो उत्तरी डायरेक्शन ऊपर हो गई, समझ में आ गया। उत्तरी डायरेक्शन इस प्रकार से देख रहे हैं हम, तो उत्तरी डायरेक्शन किधर हो गई, इधर हो गई उत्तर और इधर हो गई दक्षिण। तो ये रही दक्षिणी और ये हो गया हमारा उत्तरी भारत का मैदान। ठीक इसी प्रकार से यही है उत्तरी भारत का मैदान, ये रहा हमारा हिमालय, हिमालय के दक्षिण में आ गया हमारा उत्तरी भारत का मैदान। तो महान हिमालय से जो नदियाँ निकलती है, पहले पार करती है मध्य हिमालय को, फिर पार करती है शिवालिक को। शिवालिक श्रेणी को पार करने के बाद में जो है यह इसके गिरिपात क्षेत्र मतलब शिवालिक के पैरों में, शिवालिक के पाद मतलब पैर से गुजरती है और जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही लिखते जाना भाबर प्रदेश के अंदर कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जब शिवालिक श्रेणी को पार करके उसके गिरिपात क्षेत्र में बहती है और वह मैदानी भाग में प्रवेश करती है धीरे धीरे, तो उसकी जो है परिवहन शक्ति कम हो जाती है, जिसके कारण वह अपने साथ जो बहाकर बड़े बड़े शिलाखंड लाती है। जब नदी पर्वत से गुजरती है तो अपने वेग के कारण बड़े बड़े जो टुकड़े में तोड़ देती है, किसको, पर्वतों को बड़े बड़े शिलाखंडों में तोड़ देती है, बड़े बड़े पत्थरों में तोड़ देती है। तो जब ये शिवालिक के गिरिपात क्षेत्र में बहकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, परिवहन शक्ति इसकी कम हो जाने के कारण बड़े अपने साथ बहाकर लाए गए बड़े बड़े शिलाखंडों को शिवालिक के गिरिपात क्षेत्र में एकत्र करने लग जाती है, एक के ऊपर एक ऐसा जमा करने लग जाती है। इस प्रदेश को क्या बोलते हैं, भाबर प्रदेश। शिलाखंडों से जो बना हुआ प्रदेश है या पत्थरों के टुकड़े के जमने से जो बना हुआ प्रदेश है उसे कहते हैं भाबर प्रदेश। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये हो गया भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक। ठीक है, सिंधु से तीस्ता तक विस्तृत है भाबर प्रदेश। और भाबर प्रदेश में जब बाद में जब नदियाँ जब बहुत जमा कर देती है शिलाखंड को, टुकड़े करके बहुत ऊंचाई तक जमा कर देती है, तो इसके बाद में जब नदियाँ जो यहाँ इस प्रदेश में प्रवेश करती है, नदियों का जल, तो वह इन शिलाखंडों के नीचे छिप जाता है, हमें नदी दिखाई नहीं देती है। आप नेट पर सर्च करके देखिएगा भाबर प्रदेश, आपको बहुत ही चौंकाने वाले जो है वीडियो दिखाई देंगे कि हमें पत्थरों के नीचे एकदम नदी
छुप जाती है, दिखाई नहीं देती, विलुप्त हो जाती है। नदियों का पानी चलते चलते एकदम छुप जाता है। तो आश्चर्य की बात होती है कि यार नदी का पानी कहाँ चला गया। तो वो जो क्षेत्र होता है वो भाबर प्रदेश ही होता है जहाँ पर नदियों का जल छुप जाता है। तो नदियों का जल छुप जाता है यहाँ पर और हमें दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि शिलाखंडों के नीचे छुप जाता है। ठीक है, भाबर प्रदेश में। तो भाबर, अब आगे हेडिंग डालेंगे, सॉरी आगे ये पढ़ा देता हूँ मैं आपको। गुम्फित नदी, जो शिलाखंडों के नीचे जब जल स्थित होता है नदियों का, नदी जब छूट जाती है तो इस प्रकार की जो नदी नीचे शिलाखंडों के नीचे जो बहती है उसे कहते हैं गुम्फित नदी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि गुम्फित नदी क्या होती है। इंग्लिश में इसे बोलेंगे ब्रेडेड रिवर, BRAIDED, ब्रेडेड RIVER, गुम्फित नदी। ठीक है फ्रेंड्स, तो गुम्फित नदी क्या होती है? नदियाँ जब पर्वतों से निकलकर भाबर प्रदेश में प्रवेश करती है। भाबर प्रदेश क्या होते हैं? जो शिलाखंड जो नदियाँ अपने साथ बहाकर लाती है उन्हें जमा कर देती है, तो उसे बोलते हैं भाबर प्रदेश। तो पर्वतों से निकलकर जब नदियाँ भाबर प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसका जो जल है वह पत्थरों के नीचे कहीं छिप जाता है। तो इस प्रकार से जो नदी शिलाखंडों के नीचे बहती है उसे बोलते हैं गुम्फित नदी। इंग्लिश में बोलेंगे इसे ब्रेडेड रिवर। तो आगे बढ़ेंगे हम, अब हेडिंग डालेंगे तराई प्रदेश। तराई प्रदेश हेडिंग डालेंगे, आप लिखेंगे तराई प्रदेश में। तराई प्रदेश जो है भाबर प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक विस्तृत है। ठीक है, तराई प्रदेश। तो जब भाबर प्रदेश से निकलकर नदियाँ निकलती है तो वह एक धारा के रूप में नहीं बहती है। शिलाखंडों के कारण जो है वो, ये जैसे शिलाखंड है, यहाँ से आ रही है नदी, तो ये शिलाखंडों के कारण ये अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा में न बहकर बहुत सारी धाराओं में बढ़ जाती है। तितर बितर जो है इसका पानी हो जाता है। किसका पानी तितर बितर हो जाता है? हमारी नदी का, जब वह शिलाखंडों के नीचे से भाबर प्रदेश से गुजरती है। तो तितर बितर हो जाने के कारण जो इसका जल जो है वो मैदानी भाग में बहुत दूर दूर तक फैल जाता है, एक धारा के रूप में नहीं बह पाता इस प्रदेश में। तो बहुत पानी का जमा हो जाने के कारण, फैल जाने के कारण इस क्षेत्र को, ये क्षेत्र जो है दलदली क्षेत्र बन जाता है और इस दलदली क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तराई प्रदेश। ठीक है, तो तराई प्रदेश जो है, यहाँ पर पानी जो जमा हो जाता है दलदली क्षेत्र होने के कारण ये धान की खेती के लिए उपयुक्त है तराई प्रदेश। और भाबर प्रदेश जो है शिलाखंडों होने के कारण यह खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तराई प्रदेश हो गया ये सब हम किसके पार्ट पढ़ रहे हैं? उत्तरी भारत के मैदान का। पहला है भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, और बाद में जो मैदानी भाग आएगा उसे भी दो भागों में डिवाइड किया है, बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश, खादर और बांगर। ठीक है, तराई प्रदेश के बाद में हम हेडिंग डालेंगे बांगर प्रदेश या बांगर भूमि। तो बांगर भूमि क्या है? नदियों से दूर, ये मैदानी भाग है, टोटल मैदानी भाग बांगर और खादर। तो नदियों से दूर, अभी जो नदियाँ बह रही है उनसे एकदम दूर जो प्रदेश है, ये मान लीजिए नदियों से बहुत दूर प्रदेश हैं, नदियों से दूर ऐसे प्रदेश जहाँ पर वर्षा काल में बाढ़ का जल नहीं पहुँचता। वर्षा काल में किसके? नदियों की बाढ़ का जल यहाँ तक तो पहुँचेगा नहीं, बहुत दूर है। तो ऐसे प्रदेश को क्या बोलते हैं? बांगर प्रदेश। और इन प्रदेशों का निर्माण उन नदियों द्वारा हुआ है, पुराने प्राचीन काल में उन नदियों द्वारा हुआ जो अब आज विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, तो ये नदियाँ जो हैं प्राचीन काल में बहने वाली नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है, पुराने जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। अब यहाँ पर नवीन जलोढ़ का जमाव नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर नदियों का जो बाढ़ का जल है ये पहुँचता ही नहीं है। तो इनका जो निर्माण हुआ है वह पुराने जलोढ़ से हुआ है, कांप से हुआ है। कांप है, कांप लिखा हुआ है, कांप, पुराने जलोढ़ या कांप से निर्मित हुआ है। तो पुराने जलोढ़ से निर्मित होने के कारण जो है ये कम उपजाऊ क्षेत्र होते हैं और यहाँ पर नवीन निक्षेप नहीं आते हैं क्योंकि नदियों के बाढ़ का जल पहुँचता ही नहीं है। बांगर भूमि ये हो गई। बांगर भूमि जो है इनको ऊंचे प्रदेश भी कहते हैं। इनकी नदियों से दूर ऊंचे क्षेत्र हैं जहाँ पर नदियों का जल नहीं पहुँचता। ये नदी बह रही है आपकी, मान लीजिए ये हो गया खादर प्रदेश और ये ऊंचा जो क्षेत्र हो गया वह हो गया बांगर प्रदेश। नदियों से दूर स्थित ऊंचे प्रदेश है जहाँ पर नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँचता है। ये भी ये भी पूछ सकते हैं कि नदियों से दूर स्थित ऊंचे प्रदेशों को क्या बोलते हैं, तो आंसर आएगा बांगर प्रदेश। ठीक, इसी प्रकार से अब खादर में लिखेंगे हम कि नदियों के निकट स्थित वह क्षेत्र जहाँ पर नदियों का वर्षा काल का जल बाढ़ के रूप में उन क्षेत्रों में घुस जाता है। नदियों का जो वर्षा काल में बाढ़ का रूप में जो जल है, जो जिन क्षेत्रों में घुस जाता है वहाँ पर जलोढ़ का जमाव हो जाता है। तो इन क्षेत्रों को क्या बोलते हैं? खादर प्रदेश। चूँकि
प्रति वर्ष नया जमाव होने से जलोढ़ का नया जमाव होता है। हर वर्ष बाढ़ आती है, हर वर्ष नया जमाव होता है जलोढ़ का। इस कारण से यह प्रदेश खेती के लिए उपयुक्त है। कौन सा प्रदेश? खादर प्रदेश। प्रतिवर्ष जमाव होता है, इस कारण से यह खेती के लिए अधिक उपयुक्त है। बांगर और खादर भी हमारा कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से ये हमारा उत्तरी भारत का मैदान जो है वह कंप्लीट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगली वीडियो में हम मिलेंगे और मेरे साथ बना रहिए इंडियन ज्योग्राफी, और आगे हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी भी। ठीक है, तो मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।